हाँ जी दोस्तों, नमस्कार सभी को। चलिए भैया, देखिए हम लोगों का एक टॉपिक है जिसका नाम है उत्प्रेरक। उस पर चर्चा करेंगे अपन। चलिए देखिए, हमारा टॉपिक है उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। इस पर अपन करेंगे चर्चा। उत्प्रेरक कि क्या होता है। देखो दोस्तों, कुछ चीज समझो। देखो, दूध दूध बन जाता है दही, यानी कि जो आपका मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखो, चाहे दूध में जामन डालो या मत डालो, जामन अपनी भाषा में जो भी बोलते हैं, आप जामन डालो चाहे मत डालो, दूध दही में कन्वर्ट होगा, दूध जमेगा। अब जामन डाल के जमाओगे तो आपको जो दही मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, आपको स्वाद आएगा खाने में। इट मीन्स जामन जो है वो आपको दूध को दही में चेंज नहीं कर रहा है। दूध दही में चेंज हो रहा है, लेकिन उसकी जो गति है दूध का दही में चेंज होने की, उसको बढ़ा देता है। अर्थात आपको यह समझना है कि जामन का काम, जो जामन डालते हो तो जामन का जो काम है वो दूध को दही में चेंज करने का तो है, लेकिन शुरुआत करने का नहीं है। तो जो एक क्रिया हो रही है, इस क्रिया को शुरुआत तो इसने नहीं किया, लेकिन इस क्रिया को प्रॉपर खत्म जरूर कर दिया इसने। बात समझ आई? तो यहां से चीज ध्यान रखना, जो जामन है, जामन ही आपका क्या कहलाता है? उत्प्रेरक कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या ये उत्प्रेरक है? जो दूध है इसे कहते हैं अभिकारक। यहां पर अभिकारक क्या है? दूध यहां पर अभिकारक है। और दही क्या है? दही यहां पे उत्पाद है। दही क्या है? यहां पे दही प्रोडक्ट है। और ये आपका रिएक्टेंट बोलते हैं इसको, रिएक्टेंट रिएक्टेंट कहेंगे। अच्छा, अब इसकी परिभाषा सुन लो क्या है। अगर मैं कैटलिस्ट की बात करता हूं तो इसमें परिभाषा के कुछ पॉइंट बनाएंगे कि ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक क्रिया के वेग को परिवर्तित कर दे। अब परिवर्तित कर दे, अब ध्यान देना है, परिवर्तित बोला है। अब परिवर्तन में हो सकता है कि ये वेग को क्या करे? बढ़ा दे, या तो स्पीड उसकी तेज कर दे, या क्या कर दे? स्पीड को घटा दे। ये दोनों बात हो सकती हैं, या तो बढ़ा दे या घटा दे, परिवर्तित कर दे। क्या कहेंगे उसको? उसे ही कहते हैं उत्प्रेरक कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। एक बात तो सुन लो, जो आपने दूध में जामन डाला है, ये जामन स्वयं अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं करता है, वो वैसा की वैसा ही रहता है। तो आपको दूसरा पॉइंट लिखना है कि उत्प्रेरक स्वयं कैसा रहता है? अपरिवर्तनशील। स्वयं कैसा रहता है? स्वयं अपरिवर्तनशील रहता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मेरी बात समझिए, ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, इस पूरी प्रोसेस को, पूरी विधि को बोलते हैं उत्प्रेरण। तो ध्यान रखोगे, यह विधि, भाई पदार्थ तो आपका कैटलिस्ट हो गया, लेकिन जो विधि है, जो पूरी प्रोसेस है, यह विधि क्या कहलाएगी? यह विधि उत्प्रेरण कहलाती है। उत्प्रेरण कहलाती है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये तो एग्जांपल वो है जो आपको दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है। अब आते हैं वहां जहां से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन यहां से ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो आपके पेपर में बनेंगे, जो आपको टिक करके आने हैं और सही करके आने हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। यहां पे देखो, जैसे दूध से दही बनना था। जामुन डालो चाहे मत डालो, दूध से दही बनेगा, लेकिन वो दही अच्छा नहीं बनेगा अगर जामुन नहीं डाला तो जामुन क्या कर रहा है? दूध से दही में बनने की पूरी प्रोसेस को थोड़ा सा क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। मेरी बात समझिए, एक एग्जांपल लो। ये एग्जांपल है आपका KClO3, इसे बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट।
क्या बोलते हैं इसको, इसे कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट, KClO3। दोस्तों पोटेशियम क्लोराइड जो है, अगर इसे गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद में आपका KCl और साथ में ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। अब यहां पे मजे की बात यह है कि इसको लगभग कितना, लगभग 800 केल्विन तापमान की आवश्यकता होती है अगर आपको पोटेशियम क्लोराइड तोड़ना है तो। और बनेगा क्या, KCl कहलाता है, पोटेशियम और क्लोराइड। ये तो बगैर उत्प्रेरक के ये क्रिया होगी लगभग कितना, 800 केल्विन तापमान के आसपास, कुछ ज्यादा तो कुछ कम तापमान हो सकता है, 750 से 900 के आसपास हो सकता है बीच में। अगर आप इसमें डाल दोगे कैटलिस्ट, कौन सा, उसका नाम सुन लो, वो नाम पूछेगा आपसे। अगर आप इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 डाल दोगे, अगर आप इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक डाल दोगे, देखो कैटलिस्ट को हम लोग तीर के ऊपर लिख के उसको दर्शाते हैं, शो करते हैं, ध्यान रखना है आपको। ये कैटलिस्ट डाल दिया तो मेरे प्यारे छात्र, यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो क्रिया 800 केल्विन पे हो रही थी वो घट के लगभग कितना, इससे आधा, कितना, लगभग 400 450 केल्विन के आसपास है, वो संपन्न हो जाती है। अर्थात गर्म करने से क्रिया तो हो रही थी, इस क्रिया को इसने शुरू नहीं किया, इस क्रिया को इसने अंजाम दिया, अर्थात इसके वेग को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, इसको प्रभावित किया है। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। अर्थात इसने क्या किया, ये जो काम हो रहा था इसको स्पीड दे दी है, तेज कर दिया है, अर्थात वेग को बढ़ाया है इसने, ना कि कम किया है। कैटलिस्ट दो प्रकार के हो सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मान लो ये रिएक्शन बहुत तेज होती और हमें आराम से करनी है, तो ऐसा कैटलिस्ट डालते जो इसकी स्पीड को, वेग को क्या कर दे, थोड़ा सा कम कर दे। लेकिन यहां पे क्या किया है, यहां पे वेग को इसने बढ़ाया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखो। जो आपने अभी देखा उत्प्रेरण, उत्प्रेरण को बोलते हैं कैटालाइसिस, उत्प्रेरण को बोलते हैं कैटालाइसिस। ये क्या है बता दिया कि उत्प्रेरक द्वारा जो काम हो रहा है उस विधि को, उस प्रोसेस को कहते हैं उत्प्रेरण। तो दोस्त ये कैटालाइसिस दो प्रकार का होता है, ध्यान देना है। एक तो होता है समांगी, समांगी उत्प्रेरण, इसे बोलते हैं होमोजीनस कैटालाइसिस। एक होता है विषमांगी उत्प्रेरण, यानी कि हेटेरो जीनस कैटालाइसिस। तो आपका कैटालाइसिस दो टाइप का है, एक तो समांगी, एक विषमांगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब समांगी सुनो, देखो सम प्लस अंगी, यानी इसमें समान कुछ हो, इसकी बात समझो। इसकी पहले परिभाषा सुनो क्या है, यदि क्रियाकारक, अभिकारक, अभिकारक यानी रिएक्टेंट, अभिकारक व उत्प्रेरक दोनों एक ही, मतलब समान भौतिक अवस्था में हो, दोनों भौतिक अवस्था समान में होनी चाहिए, तो आपका समांगी उत्प्रेरण कहलाएगा। देखो कैसे, देखो कैसे, इसमें देखो दूध जो है वो दूध किस में है, दूध होता है द्रव में, लिपिड में, एल दिखा दिया मैंने, ठीक है। और ये जामन जो होता है वो छाछ होती है, वो भी क्या होती है, वो भी आपकी किसमें होती है, एल अर्थात लिपिड में होती है। दूध भी द्रव और जामन भी द्रव, दोनों द्रव है। तो ऐसा जो प्रोसेस है, पूरी विधि, इसे कहेंगे समांगी उत्प्रेरण, ये आपको ध्यान रखना है। फिर विषमांगी क्या होगा, विषमांगी क्या है, विषमांगी की बात करता हूं तो इसका उल्टा कर दो, यदि अभिकारक या कह सकते हो क्रियाकारक, यदि क्रियाकारक व उत्पाद कैसे हो, असमान भौतिक अवस्था
अवस्था में हो तो ऐसा, इतना बहुत है, में हो, ठीक है, तो ऐसा भी समांगी होगा, ठीक है। अगर मैं बोल मान लो आपका ए अभिकारक है या अभिकारक कोई ये है, आपका अभिकारक हुआ और इससे क्या बनेगा, इस अभिकारक से बनेगा उत्पाद, ये बन गया प्रोडक्ट, उत्पाद बन गया। अगर मान लो ये आपका गैस है तो आपको जो आप इसमें कैटलिस्ट डालोगे, उत्प्रेरक डालोगे, वो भी आपकी गैस ही होनी चाहिए। अगर लिक्विड तो लिक्विड, ठोस तो ठोस होनी चाहिए। ऐसा होगा आपका समांगी कैटालाइसिस, समांगी उत्प्रेरण। इसमें क्या होगा, अभिकारक अभिकारक अगर ये आपका मान लो गैस है, ये मान लो आपका लिक्विड है, और आपने क्या डाल दिया इसमें, उत्प्रेरक डाल दिया आपने इसमें, गैस जी कर दिया, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर दोनों असमान हुए, भाई ये ठोस हो या गैस हो, ये गैस तो वो ठोस हो, लिक्विड हो, ये ठोस हो, ये ठोस हो, लिक्विड, मतलब असमान होना चाहिए ओवरऑल, तो ऐसा कहलाएगा आपका विषमांगी उत्प्रेरण। तो ये तो है जनरल बातें। अब आइए अगली बात पे। अगली बात क्या है, अगली बात यह है, वही अपनी टेबल होगी, ठीक है भाई, और इधर अपना वही एग्जांपल समांगी वाले चलेंगे जो आपके पेपर में पूछने के लायक है। समांगी उत्प्रेरण, भाई समांगी उत्प्रेरण, और इधर हुई आपका विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी, देखो भाई, अब आपका यहां से क्वेश्चन बनने का सीजन चालू होता है, प्रश्न बनेंगे और आपको ध्यान रखना है। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं, हो सकता है तुम्हें जंप करेंगी, क्योंकि जो बच्चे आर्ट्स वाले हैं उनको प्रॉब्लम आती है साइंस में। भाई साइंस इसलिए तो नहीं ली कि आर्ट्स में इंटरेस्ट है, साइंस में नहीं है, पर आपको रट लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है, टू द पॉइंट। यहां से प्रश्न आएगा और सीधा पूछा जाएगा, इतना हार्ड नहीं आएगा, दिखने में हार्ड लगेगा, लेकिन जब करने बैठोगे तो आपको आसान लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए देखो दोस्त, अगर इसमें एग्जांपल नंबर 1 लो, अगर आप SO2, अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड, क्या नाम है, सल्फर डाइऑक्साइड, साइंस में डाई मतलब 2 होता है, अगर आप SO2 गैस की क्रिया O2 गैस, ऑक्सीजन गैस से कराओगे तो मेरे प्यारे छात्रों आपको प्राप्त होता है सल्फर डाइऑक्साइड, आपको SO3 प्राप्त होती है। अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस की क्रिया ऑक्सीजन गैस से कराओगे तो आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होगी। ये तीनों ही गैसें हैं, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। आपको ये ध्यान रखना है, यहां पर जो आपका उत्प्रेरक होता है, कैटलिस्ट होता है, वो क्या होता है, आपको ध्यान देना है। यहां पर आपका कैटलिस्ट होता है, वो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO होता है। और दोस्त ये भी क्या है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है, और ये भी गैस है। ये दोनों अभिकारक होंगे। देखो तीर से पहले वाले क्या होते हैं, क्रियाकारक होते हैं, अभिकारक होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, और तीर के जो बाद आपका प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है। आप खुद नोटिस करो, आपको पेपर में ऐसे रिएक्शन 4 लिख के देगा और आपसे पूछेगा कि समांगी उत्प्रेरण कौन सा है, तो बस आपको ये देख लेना है, आपसे रिएक्शन भी नहीं पूछेगा वो, या तो पूछ लेगा समांगी उत्प्रेरण होता है ऑप्शन 4, उसमें स्टेटमेंट होंगे जब अभिकारक और उत्प्रेरक एक समान अवस्था में या असमान में, ऐसे देगा स्टेटमेंट, या फिर रिएक्शन देगा और आपको ये सब गैस गैस लिख के भी देगा, आपको आसान करके देगा। बिल्कुल आपको तो समझना है कि तीन की अवस्था अगर सेम हुई, चाहे यहां पे 1 हो, चाहे यहां पे 2 हो, चाहे तीन से पहले 4 5 आपके अभिकारक कितने हो सकते हैं, इन सब की अवस्था और इसकी उत्प्रेरक की अवस्था तीनों की सेम होनी चाहिए, तब जाके आपको बोलना है कि समांगी है। तो आपको ध्यान देना है, बैलेंस करेगा, इसके सामने भी 2 लगा दो, इसके सामने भी आप कितने लगा लो, 2 लगा लो, ये बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, अब मजे की बात सुन लो, ये जो आपको एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल अर्थात SO3 बनाने की ये जो विधि वाली है, इसका नाम है सीसा कक्ष विधि। क्या नाम है, लेड चेंबर मेथड। आपको ध्यान रखना है, ये जो पूरी प्रोसेस है ये वाली, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सीसा कक्ष विधि, अर्थात लेड चेंबर मेथड कहते हैं इसको, ये ध्यान रखना है। अब आपसे ऐसा बोल ले, वो ऐसा बोल दे भैया कि सीसा कक्ष विधि में कौन सा कैटलिस्ट काम में आता है, तो
NO काम आता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड काम में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, दूसरा है एस्टर का जल अपघटन। एस्टर का जल अपघटन, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा ये है, पहली कौन सी थी आपकी सीसा कक्ष विधि है पहली तो, दूसरा क्या है एस्टर का जल अपघटन। इसका मतलब सुनो क्या है, एस्टर की क्रिया किससे होगी, जल से होगी। अब सर ये एस्टर क्या है, पहली बार नाम सुना है हमने, तो साइंस वाले नाम सुन चुके हैं, अब आर्ट्स वाले सुन लो क्या होता है। दोस्त देखो होता क्या है, केमिस्ट्री में कुछ ग्रुप होते हैं, जैसे कि देखो ये आपका OH, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हर एल्कोहल में, शराब में भी आपका OH आता है, आपने सुना होगा ना, ऐसे NaOH सुना है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक आप सुनो, और जैसे कि आपका क्या है C2H5OH, ये क्या है एथेनॉल है। तो ये जो OH दिखाई दे रहा है ना, इसे बोलते हैं अपन लोग बोलते हैं एल्कोहल, हाइड्रोक्सिल बोलते हैं। ऐसे आपने सुना होगा ऐसे ही भाई CH3COOH एसिटिक एसिड, ये जो ग्रुप है इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं इसको। ठीक है भाई, ऐसे क्या होता है, एक ग्रुप होता है आपका CHO, क्या होता है CHO, इसे बोलते हैं एल्डिहाइड बोलते हैं इसको। ऐसे ग्रुप होता है आपका जो होता है C डबल बॉन्ड O, और ये वाला, इसे हम कीटोन में यूज करते हैं, इसको कीटोन में यूज करते हैं, कीटोन। हाँ, ऐसी ग्रुप होता है दोस्त मेरे, वो होता है C डबल बॉन्ड O और O, इस प्रकार से ग्रुप होता है। अगर बोलूं तो शॉर्टकट में COO, ये जो ग्रुप है इसे बोलते हैं एस्टर। अर्थात ऐसे पदार्थ जिनमें ये वाला ग्रुप पाया जाएगा उसको एस्टर कहते हैं। हालांकि इतना कोई मत लोड लो 1%, ये नहीं पूछेगा आपसे, आपसे एग्जाम्पल देके पूछेगा और रट जाना भाई, अरे रट जाना कैसे करके। तो ये मैं थोड़ा बताया है, इसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, इसको कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, इसको एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं, इसको कीटोन ग्रुप बोलते हैं, इसको एस्टर ग्रुप बोलते हैं। एक और है, एक होता है आपका C डबल बॉन्ड O, एक सेकंड रुकना भाई, RCOOR, इसको एल्काइल ग्रुप बोल देते हैं, इसमें आपके हाइड्रोकार्बन आएंगे, ये आपका कौन सा एस्टर वाला है। एक होता है आपका ऐसे RCO और ये R, ये आपको मैंने क्या बताया था आपको, ये मैंने आपको कीटोन बता दिया था अभी, ये कीटोन ही है, इनमें R जोड़ देंगे आपका ये ऐसा बन जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने मेन चीज पे, एस्टर। चलिए एस्टर का जल अपघटन, इसको देखो, आपको इतना लोड लेने का तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए देखो एस्टर क्या है, मैंने बताया कि एस्टर में क्या होगा, एस्टर में ये होगा, ये होगा, ये ग्रुप होगा एस्टर में, बिल्कुल है, क्योंकि इधर आप लगा सकते हो CH3 लगा दो, इधर आपका लगा दो, चलो मैंने यह लगा दिया C2H लगा दिया। मेरी बात समझो भाई, ये आप चाहो तो इसको इधर मेथिल लगा लो, इधर एथिल लगा लिया, इधर आप इथाइल लगा लो, मिथाइल लगा लो, आप कोई भी हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्काइल ग्रुप ले सकते हो, आप इन पे लगा सकते हो। अर्थात ये क्या था, मैंने बोला कि RCOOR ये है, ये इसको मैंने क्या किया, इन दोनों को एक साथ ऐसे रख दिया, हमें पता है इन बीच बॉन्डिंग ऐसी है। अब मत लोड लो फालतू का, आप सीधा पॉइंट पे चलो। तो ये आपका एस्टर हो गया, एनसीईआरटी में यही दे रखा है आपको। अगर आप इस एस्टर को जल के साथ आप इसकी क्रिया कराओगे, आप इसका जल अपघटन कराओगे, आप बस ये ध्यान रखना है इस विधि में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये उत्प्रेरक के रूप में काम आता है, बस इतना ध्यान रखना है। और बनता क्या है देखो, बनने को बनता है आपका CH3COOH बनेगा, और साथ में यहां से एथाइल अल्कोहल C2H5OH बन जाता है। सर समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप सिर्फ याद रखना कि ये जो रिएक्शन होती है ये आपका होगा एस्टर बोला जाता है, इसको कहते हैं एस्टर। ये आपका जल है ही, ये जब बनता है इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको, अम्ल। ये आपका है ही कौन सा, एथेनॉल। अब आपसे कहेगा कि बताओ ऑप्शन में होंगी रिएक्शन, रिएक्शन ऑप्शन में होगी, या क्वेश्चन में रिएक्शन डाल देगा, बस पूछेगा कि क्या ये समांगी उत्प्रेरण है, बस आपको ध्यान रखना है। तो HCl यहां पे लिक्विड फॉर्म में आता है, एस्टर भी क्या है, ये एस्टर भी आपका द्रव अवस्था में है, और जल भी क्या है, जल भी आपका किसमें है,
लिक्विड फॉर्म में है। अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों अभिकारक, दोनों अभिकारक और एक कैटलिस्ट, ये तीनों किस में है? आपकी द्रव अवस्था में है। तो ऐसी क्रिया, ऐसी आपका उत्प्रेरण कैटालाइसिस आपका समांगी कैटालाइटिस अर्थात समांगी उत्प्रेरण कहलाता है, अर्थात होमोजीनस कैटालाइसिस कहलाता है। ठीक है, आपको रिएक्शन देगा, पेपर में लिख के डाल के देगा, या रिएक्शन नहीं देगा तो आपको ऐसे नाम दे देगा वो ऐसे करके, या आपको ये नाम दे देगा, तो ये नाम भी दे सकता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दो बात आपने देख ली है। इसी में क्या होगा, एक अपना अलग एक और एग्जांपल है, नीचे जगह नहीं है, मैं दूसरी स्लाइड ले रहा हूं। ये लो जी, एक अगला कर लो, तीसरा है ग्लूकोज का जल अपघटन। तीसरा कौन सा है? तीसरा है ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब लिखो शर्करा, बोलो इसको शर्करा, ये ठीक है, शर्करा, शर्करा, इसे बोलते हैं शुगर, शुगर का जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। अभी क्या पढ़ा था हमने? अभी पढ़ा था हम लोगों ने इसका एस्टर का, अब पढ़ेंगे शुगर का। अब शुगर कौन सी है? चीनी, चीनी मतलब सुक्रोज बोलते हैं इसको। सूत्र सुनो क्या है, चीनी का सूत्र होता है C12H/O11, ये चीनी है, इसे बोलते हैं सुक्रोज। अब आपसे शर्करा बोल ले या आपसे सुक्रोज बोल ले, यहां पे एग्जांपल में एक ही बात है, आप इसका कराओगे जल अपघटन, ये लो जी H2O प्लस जल, जल, लो जी, ये क्या बनेगा? अब ध्यान दो, ये सुक्रोज और जल, भाई ये घोल होता है, जल में घोलोगे घुल जाएगी, तो ये भी क्या है आपका? ये भी आपका लिक्विड फॉर्म में है, ये भी किस फॉर्म में है? ये भी आपकी लिक्विड फॉर्म में है। मैं इसको लो यहां कर देता हूं, ये L है लिक्विड, ये भी क्या है आपका? लिक्विड फॉर्म में है। अब जो होगा देखो, जो आपकी एक डाइसैकेराइड है, मैंने पोषण में पढ़ोगे आप बायोलॉजी में, वहां पे आएगा कि जो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं उनमें से एक टाइप होता है डाइसैकेराइड, यानी कि इसमें डाई माने दो, इसमें दो सैकेराइड मिले पड़े हैं, तो सुक्रोज आपकी डाइसैकेराइड है, इसमें दो ग्लूकोज मिले हुए हैं। अब जब ये आपके C12H टूटेगा तो एक सुक्रोज से दो आपके ग्लूकोज प्राप्त होंगे, और ऐसा करने से देखो ऐसे C6H12O6 प्लस में साथ साथ में C6H12O6। ये अब एक सेकंड रुको, मैं दोबारा करेक्शन करना चाह रहा हूं कि सुक्रोज जब टूटता है तो दो ये ग्लूकोज नहीं है, देखो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज तीनों का सूत्र एक ही है, वो C6H12O6 होता है। तो सुक्रोज टूटता है तो एक होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रक्टोज, दो ग्लूकोज होती है माल्टोज में, ये सुक्रोज है। तो सुक्रोज का जब जल अपघटन कराओगे तो एक तो प्राप्त होगी ग्लूकोज और एक प्राप्त होती है फ्रक्टोज। अब आपसे ये सब नहीं पूछेगा, यहां से आपसे ये पूछेगा कि सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया जाता है, बस इतना पूछेगा। ये रिएक्शन इसलिए बता रहा हूं पूरी कि आपको बायोलॉजी पोषण पढ़ते हो, वहां पे आपको थोड़ी सी मदद कर सके। तो सुक्रोज और का जब जल अपघटन कराएंगे तो आपको यहां पे काम आता है आपका कौन सा? H2SO4, ये आपका एसिड काम में आता है। और देखो मजे की बात है कि तीनों क्या है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड और ये भी लिक्विड, तीनों द्रव रूप में है। बस यहां से प्रश्न पूछेगा कि शर्करा का जल अपघटन कराते हैं तो ऐसी जो आपका कैटालाइसिस है वो कैसा है, तो आपको समांगी ध्यान रखना है। ऐसी रिएक्शन लिख के दे देगा और कहेगा बताओ समांगी है, तो देखना L L L तीनों L L है, आपको L लिख के भी देगा वो, ये तीनों आपकी कैसे तीनों L है, लिक्विड है, तो समांगी कहलाएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप यहां से समांगी को समझे होंगे। ये जो एग्जाम्पल आपने देखे हैं ये एग्जाम्पल आपके उसके हैं एनसीईआरटी बेस्ड हैं, और यहीं से आपसे क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं किसमें? विषमांगी में। आ जाओ, इसमें समझो बात को। देखो अगर मैं नाइट्रोजन गैस की क्रिया हाइड्रोजन गैस से कराता हूं, अगर मैं N2 की रिएक्शन H2 से कराता हूं तो मुझे प्राप्त होता है अमोनिया 2NH3। क्या प्राप्त होता है? मुझे प्राप्त होता है अमोनिया NH3 प्राप्त होता है। बैलेंस कर दिया 2NH3 और ये
N दो है, NH3 अमोनिया, दो और दो, तीन दूनी छह, ये लो जी बैलेंस कर दिया। आपको ध्यान रखना है यहां पर जो आता है ना काम आता है आपका धातु कौन सी, Fe आयरन काम आती है। अब देखो जो आपका नाइट्रोजन है वो आपकी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और आपका लोहा क्या है, ये आपका ठोस है, सॉलिड है। अब बताओ क्या ये तीनों अभिकारक और ये आपकी समांगी दिख रहे हैं आपको, अवस्था एक थोड़ी है, तीनों की क्या है, अभिकारक तो आपकी दोनों गैस में है, और जो आपका कैटलिस्ट है वो आपका क्या है, ठोस अवस्था में, तो बिस्मांगी में चला जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है जी। चलिए दूसरा सुन लो, एक तो ये हो गया। हाँ ये ध्यान रखना, ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं हैबर विधि। क्या बोलते हैं इसको, हैबर विधि। और हैबर विधि लिखने से पहले एक और चीज लिख लो, NH3 क्या होता है, अमोनिया, अमोनिया। ये कौन सी गैस है आप जानती हो, ये आपकी नाइट्रोजन गैस, ये आपकी हाइड्रोजन गैस, और वो अमोनिया है। तो एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा सुन लो, देखो भाई इतना भी लिख लेना साथ साथ में, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये प्रोसेस है, इसे बोलते हैं हैबर विधि, हैबर विधि। हैबर विधि, हैबर मेथड बोलते हैं इसको। और किसकी है ये, अमोनिया निर्माण की, अमोनिया बनाने की, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। अब ऐसे पूछ ले कि अमोनिया निर्माण किस विधि से करते हैं, ऑप्शन 4 होंगे, एक में हैबर नाम दिया होगा। या ऐसे पूछ ले कि हैबर विधि में कौन सा कैटलिस्ट काम में आता है, तो आपको आयरन लोहा लिखना है, Fe लोहा होता है, ठीक है। अब ऐसे पूछ ले कि बताओ हैबर विधि वो समांगी बिस्मांगी, तो बिस्मांगी। अगर आपसे हैबर नाम ना ले तो आपको ऐसे रिएक्शन लिख के देगा, और आपको जी गैस गैस और लिक्विड भी लिख के देगा। ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं आप यहां से क्वेश्चन आराम से कर जाओगे। अरे कर सकते हो भाई, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है भाई। कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक और सुन लो, आपने सुना होगा वनस्पति तेल। कौन सा तेल, वनस्पति तेल। देखो वनस्पति तेल जो होते हैं ना, ये वनस्पति घी में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। वनस्पति तेल जो है वो वनस्पति तेल नहीं, सॉरी वनस्पति घी में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। आपको ध्यान देना है, वनस्पति तेल जो होते हैं इसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, घी में ज्यादा होती है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, ये निकल उत्प्रेरक के उपयोग करने से, निकल के उपयोग करने से ये अपन ऐसा कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मजे की बात सुनो, क्या है मजे की बात, ये निकल धातु है तो क्या है, ये सॉलिड है। तेल मैं बोला कि अगर आप इसमें क्या करोगे, अगर आप इसमें हाइड्रोजन मिला दोगे, किसमें, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं इसको, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं इसको। हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। अब वनस्पति तेल तो कैसा होता है, तेल लिक्विड में है, और H2 क्या है, ये गैस है, और ये ठोस है। तुम तीनों देख लो भाई, अभिकारक में एक तो लिक्विड है, और अभिकारक में एक गैस है, और अभी उत्प्रेरक कैटलिस्ट कैसा है आपको, जो कैटलिस्ट होता है वो यहां पे कैसा दिखाई दे रहा है आपको, यहां पे वो दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा आपको दिख रहा है, ठोस दिख रहा है। तो ये दोनों जो रिएक्शंस आप देख रहे हो, ये आपकी किसकी, बिस्मांगी रिएक्शंस, बिस्मांगी उत्प्रेरण की रिएक्शंस है मेरे भाई। उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। तो यहां से आपको ये चीज समझनी है, कोई समस्या यो डाल देंगे कि क्या कहते हैं इसको कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। क्या बोलते हैं इसे, कहते हैं हाइड्रोजनीकरण कहते हैं इसको। ये आपको ध्यान रखना है। कोई समस्या शायद आपको अब कोई दिक्कत ना होगी। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वनस्पति तेल की कौन सी विधि है जो वनस्पति घी में चेंज कर देती है, तो हाइड्रोजनीकरण से ऐसा कर सकते हैं। तो ये पूछ ले कि वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण कैसा है, समांगी विस्मांगी, तो विस्मांगी है। अरे कर सकते हो ना। अब वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा कैटलिस्ट काम में आता है, तो निकल काम में आता है। ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे।
उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए अब यहां से आते हैं प्रकार किसके, उत्प्रेरक के प्रकार। ये तो थे कैटालाइसिस के प्रकार। अब आते हैं प्रकार किसके, उत्प्रेरक के, कैटलिस्ट के। कैटलिस्ट के प्रकार। इसके प्रकार समझो। देखो एक तो होता है, इसका प्रकार होता है धनात्मक उत्प्रेरक, और एक इसका प्रकार होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, इसे बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, इसे बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव। एक होता है आपका स्वतः, स्वतः उत्प्रेरक, इसे बोलेंगे सेल्फ, कह लेंगे इसको सेल्फ। और एक होता है जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक, जैव, इसे बोलते हैं बायो कैटलिस्ट, जैव उत्प्रेरक। इसको मैं पूरा नाम लिखता हूं बायो कैटलिस्ट। लो जी, ये आपके सामने कुछ 4 प्रकार के मैंने आपको क्या दिखाए हैं, आपको कैटलिस्ट के प्रकार बताए हैं। उसके नाम कौन कौन से हैं, एक तो आपका धनात्मक है, एक आपका ऋणात्मक है, आपका स्वतः है, और आपका जैव उत्प्रेरक है। ये आपको ध्यान रखना है भाई। कुछ समस्या किसी को यहां तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं धनात्मक की, बात कर लेते हैं। धनात्मक देखो भाई, ये क्या होता है, यहां पे पॉइंट आएगा, और पॉइंट यह है कि ये क्या करते हैं, ये अभिक्रिया, क्रिया अभिक्रिया, ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं। अच्छा क्या करते हैं, ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। ये क्या करते हैं, ये अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, ये कम कर देते हैं, ये कम कर दिया। अच्छा इधर क्या कहोगा, अब ध्यान देना, ये क्या करते हैं, ये स्वतः, मान लो कोई क्रिया हो रही है, कोई क्रिया हो रही है, तो इसमें देखो ध्यान देना, इसमें तो क्या कोई क्रिया हो रही है, आपने कैटलिस्ट डाला तो उसने क्या किया, इसके वेग को बढ़ाया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, क्रिया हो रही है, बहुत तेज हो रही है, आपको स्लो करवानी है, तो आपने क्या किया, कैटलिस्ट डाल दिया तो क्रिया स्लो हो गई। इसमें क्या होता है, इसमें हम बाहर से नहीं डालते कैटलिस्ट, हम बाहर से नहीं डालते हैं। तो क्या करते हैं, जब कोई क्रिया हो रही होगी, ठीक है, मानो कोई क्रिया हो रही है, तो क्रिया में जो उत्पाद बन रहा है, उत्पाद जो बन रहा है वो उत्पाद ही काम कर रहा है किसका, कैटलिस्ट का। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा कि अभिक्रिया में बाहर से उत्प्रेरक नहीं डालते हैं, नहीं डालते हैं, डाला जाता है प्राप्त उत्पाद, जो उत्पाद बन रहा है ना, वही प्राप्त उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करता है। अभी एग्जांपल समझेंगे, काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको सुनो, इसको हम लोग पता है, हम इनको एंजाइम भी कहते हैं। लोग कितने इंटरेस्टिंग बात है, एंजाइम भी कहते हैं इनको। अब ये पता कहां मिलेंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये क्या होंगे, बॉडी के अंदर पाए जाते, शरीर में होते हैं, शरीर में, मतलब शरीर मत बोलो, इसे कह सकते हो सजीवों में या उनसे प्राप्त, ऐसे बोलो,
सजीवों से संबंधित कर लो, सजीवों से संबंधित, सजीवों से संबंधित जो बात होगी, आप ऐसी कंडीशन में आप उनको उत्प्रेरक मत बोलना, आप उनको कह देना एंजाइम। जहां संबंध आपका किसी एनिमल से दिख जाए, देखो जैसे दूध और दही, दूध दही में जो आपने डाला ना, वो जामुन डाला था, वो एंजाइम था। दूध किससे प्राप्त हुआ? एनिमल से, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, अगर ये हम एनिमल से प्राप्त ना होता तो उसे उत्प्रेरक कह लेते। हमारी बॉडी में देखो खाना पचता है तो पेप्सिन अमाशय में निकलता है, एंजाइम है। लार में क्या है? टाइलिन, ये भी एंजाइम है। और अमाशय में और भी सारे एंजाइम होते हैं, ठीक है। लाइपेज भी है, एंजाइम है। और अपने अग्ना से, पैनक्रियास से निकलता है ट्रिप्सिन, ये भी एंजाइम है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं जो बॉडी से संबंधित है, अर्थात मैं कह सकता हूं सजीवों से, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनसे संबंधित में हम यूज करते हैं जैव उत्प्रेरक या एंजाइम। देखो जैव माने क्या है? यानी कि जीवों से संबंधित है, ये आपको ध्यान देना है। अगर निर्जीव चीज है तो आप उसको केवल कैटलिस्ट बोलोगे, अगर वो आपका सजीव से संबंध उसका आ रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे? एंजाइम बोलोगे। चलिए अब मेरी बात समझो, इसमें क्या है? एग्जाम्पल देखो, देखो N2 प्लस H2 क्या बना था? अब याद भूल गए क्या? अभी बताया ना, अमोनिया, ये बना। अर्थात 3 दूनी 6, 2N, N2 3H2। इसमें जो आपने लोहा डाला, ये डाला, ये क्या कर रहा है भैया? अमोनिया बनाने की हैबर विधि में जो आप लोहा डालते हो, हालांकि ठीक है ये बिस्मांगी है, बिस्मांगी है, बिस्मांगी होते हुए भी ये क्या है? ये धनात्मक टाइप की है, पॉजिटिव है ये, अर्थात ये क्रिया के वेग को बढ़ा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सुन लो, एक अभी आपने पढ़ा था ना, कौन सा? वनस्पति तेल। क्या पढ़ा था? वनस्पति तेल। जब वनस्पति तेल की क्रिया आपने हाइड्रोजन गैस से कराई थी और आपको क्या प्राप्त हुआ था? लंबा हो जाएगा ये, तो आपको प्राप्त हुआ था वनस्पति घी। क्या प्राप्त हुआ था? वनस्पति घी। हालांकि ठीक है, ठीक है, ये विस्मांगी है, लेकिन यहां पे जो आपने क्या डाला था याद करो, आपने निकल यूज किया था, निकल। निकल ये जो आपका कौन सा है कैटलिस्ट, ये वाला, ये क्या करता है? ये धनात्मक जैसा है, ये धनात्मक टाइप का है, ये भी आपको ध्यान देना भैया, क्योंकि ये क्रिया के वेग को बढ़ा रहा है। तो आपसे ऐसे पूछेगा कि वनस्पति तेल की हाइड्रोजनीकरण जो विधि है उसमें कैटलिस्ट कैसा होता है? तो धनात्मक होता है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक काम भी साथ साथ में कर लो। लो, पहली रिएक्शन कहां है अपनी? ये रही। बताओ इसमें क्या हो रहा था? इसमें भी धनात्मक जैसा है, ये 800 850 केल्विन पे रिएक्शन हो रही थी, अब ये आपकी 400 450 हो रही है, अर्थात इसने क्या किया? वेग को बढ़ाया। ये भी कैसी है? ये भी आपकी धनात्मक टाइप की है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा कर देंगे अगला? दूसरा, तीसरा एग्जांपल आपका वही कि KClO3, और ये आपका किसके टूटा था? KCl में साथ साथ में O2 गैस, ये है। यहां यूज क्या किया था अपन लोग? हमने किया था MnO2 मैंगनीज डाई ऑक्साइड, ये भी धनात्मक टाइप की है, अर्थात ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन रिएक्शन से मैं आपको जो कैटलिस्ट आपको दिख रहे हैं, आयरन और आपका निकल और आपका मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये धनात्मक टाइप के हैं, ये आपको याद रखने हैं। अरे कर लोगे नहीं करोगे भाई? उम्मीद करता हूं आप इनको सॉल्व कर लोगे, ठीक है भाई। चलिए अगला देखो, नेगेटिव क्या होता है? देखो जल, जल क्रिया किससे करके? O2 गैस से क्रिया करके भैया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अर्थात मैं कह सकता हूं इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना सकता है। तो ये बहुत स्पीडली बनता है, इसको थोड़ा आराम से बनाने के लिए हम इसमें डालते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को ग्लिसरीन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि जल जो है वो हाइड्रोजन गैस से ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण करता है। ये जो रिएक्शन है उसमें कैटलिस्ट होता है आपका ग्लिसरॉल, और ये ग्लिसरॉल जो है वो नेगेटिव टाइप का है, ऋणात्मक टाइप का है, क्रिया को थोड़ा स्लो कर देता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक हो गया आपका ये भैया, कौन सा वाला? नेगेटिव वाला हो गया। अब आइए किस पे? सतह पे। देखो एग्जांपल बार बार घूम के आएंगे, 4-5 एग्जांपल है इसके कैटालाइसिस के, वही एग्जांपल घूम घूम के आएंगे, आपको 4-5 याद करने हैं और बस उनको लिंक कर लेना है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। अब याद करो एस्टर वाला, एस्टर याद है कुछ? क्या क्या था? याद करो, CH3 COO और C2H5,
याद है क्या? हमने क्या किया था? इसका हमने जल अपघटन कराया था प्लस H2 कराया था। आप भूलो मत भैया। और ये क्या बन रहा था? याद करो, ये बन रहा था C2H5 और COOH, और साथ में क्या बन रहा था? C2H5OH बन रहा था। और आपका कैटलिस्ट कौन सा था? वो आपका था, यहां पे लिख रहा हूं मैं, HCl था। ये था ना, ये तो था। अब मेरी बात समझिए, सुनो एक बार, हटाओ इसको। रिएक्शन क्या बोल रही है? हमने रिएक्शन पढ़ी थी पीछे, देखो हमने कहां पढ़ी है? देखो भाई, ये पढ़ी थी, ये वाली, कि एस्टर जो है जल से क्रिया करके, या एस्टर का जब जल अपघटन हो जाता है तो क्या प्राप्त होता है? हमको प्राप्त होता है एसिटिक एसिड प्राप्त होता है, और साथ साथ में क्या बनता है? और साथ साथ में प्राप्त होता है एथेनॉल प्राप्त होता है, और उसमें कैटलिस्ट क्या होता है आपका? HCl। अब आप इस रिएक्शन में HCl मत डालो, HCl मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा? अब वापस आइए, ये देखो कि अभिक्रिया में बाहर से उत्प्रेरक नहीं डाला जाता है, प्राप्त उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य काम करता है। अब इसमें आप HCl मत डालो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जैसी रिएक्शन होगी थोड़ी सी होगी, और जैसे होते ही क्या बनेगा? रिएक्शन होते ही मान लो ये बन गया, रिएक्शन हुई और हमें प्राप्त हो गया क्या? ये हल्की मात्रा में बस थोड़ा सा इतना प्राप्त हो जाए, थोड़ा सा इतना सा, बस जरा सा, चिन्नू सा। यही क्या करेगा? यही काम करेगा, इस क्रिया को आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो इस क्रिया में अगर आपने HCl नहीं डाला, तो HCl भी अम्ल है, और ये भी आप एसिटिक एसिड भी अम्ल ही है। तो जैसे अम्ल बनेगा, ये अम्ल क्या करेगा? स्वयं क्रिया में बना अम्ल ही उत्प्रेरक का काम करना चालू कर देता है। ऐसा कहलाता है आपका स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो रिएक्शंस है, जो एग्जांपल्स हैं, हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? रिएक्शन दे देगा आपको, फिर बोलेगा बताओ ये क्रिया जो है वो किस प्रकार के उत्प्रेरक की है। तो आपको ध्यान रखना है वो स्वतः वाले उत्प्रेरक की क्रिया होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहां से एग्जांपल समझेंगे कौन से वाले? जैव उत्प्रेरक वाले। कौन से? जैव उत्प्रेरक वाले। ये सुन लो भाई, एंजाइम वाले। देखो, हम आलू खाते हैं, आलू, आलू में क्या होता है? स्टार्च होता है। आलू खाते हैं, आलू में स्टार्च होता है, और हमारी इस लार में पाया जाने वाला टायलिन, क्या? टायलिन, ये आपका एंजाइम है। ये कह लो, आप इसको क्या बोल सकते हो? हम इसको एंजाइम भी कहते हैं, मैंने बता रखा है आपको। लो जी, स्टार्च को किस में चेंज कर देता है? ये इस माल्टोज में चेंज कर देता है। ये आपकी जो रिएक्शन है वो आपका जैव उत्प्रेरक है, और यहां पे जो आपका टाइलिन है, टाइलिन जो आपका है वो आपका कौन सा है? ये आपका एंजाइम कहलाता है। और हम पढ़ कौन सा रहे? हम लोग एंजाइम ही पढ़ रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अरे कोई समस्या किसी को नहीं आनी चाहिए, ठीक है? तो ये क्या है? ये आपका है ये तो है भैया एंजाइम, यही है। एक नाम और इसका, इसको डायस्टेज भी कहते हैं, इसे डायस्टेज भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और समझ लो, जो आपका माल्टोज है, जो आपका माल्टोज है, माल्टोज को माल्टेज नाम का एंजाइम, माल्टोज को माल्टेज नाम का एंजाइम चेंज करता है किसमें? मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि माल्टोज जो है वो डाइसेक्राइड है, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी देखो, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सुक्रोज, जो सुक्रोज चीनी है, चीनी को, सुक्रोज को सुक्रेज नाम का एंजाइम, दो जिसके पीछे आ रहा है ना एज, जिसके पीछे एज आता है, एज, उसे एंजाइम कहते हैं। देख लो, माल्टेज, सुक्रेज। सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और प्लस में, याद करो एग्जांपल रिपीट हो रहे हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक आपका लैक्टोज, लैक्टोज जो शुगर होती है, लैक्टोज है वो भैया किस किस में? एक तो ग्लूकोज में चेंज होगी, टूटेगी, और साथ साथ में एक गैलेक्टोज में चेंज होगी, गैलेक्टोज। लो जी, और लैक्टोज का एंजाइम लैक्टेज,
याद करना, माल्टोज माल्टेज, सुक्रोज सुक्रेज, लैक्टोज और लैक्टेज, ये एंजाइम आपको ध्यान में रखने हैं। उम्मीद करता हूं आप इन चीजों को समझ रहे होंगे। अरे बात समझ में आई नहीं आई? चलिए आगे चलो। यूरिया, यूरिया जो यूरिया है वो एक तो अमोनिया और एक कौन सी गैस है? CO2 गैस है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3 और यूरिया आपका NH2CO NH2, इसका फॉर्मूला है, सूत्र है। तो ध्यान रखना है, यूरिया जो है अमोनिया और CO2 में चेंज होता है। किस एंजाइम के कारण? यूरिया, याद रखो यूरिएज। कौन सा एंजाइम है? यूरिएज। अरे याद कर लोगे, यूरिया है जो यूरिएज एंजाइम के कारण आपका अमोनिया और CO2 में चेंज हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भैया, कुछ समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एक और याद कर लो, एक आपका है कैटालिज, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नाम क्या है? नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये चेंज होता है किसमें? अभी याद करो, अरे ये किससे? H2O प्लस O2 से मिलकर बना था। अभी तो पढ़ा था, उल्टा पढ़ा था, अब सीधा पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपका कैटालिज, कैटालिज एंजाइम जो है वो आपको आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पानी और ऑक्सीजन गैस में तोड़ देता है। ये आपको एग्जांपल्स भैया याद रखने पड़ेंगे, कैसे भी याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया। अच्छा, ये देखिए आप लोग, अब यहां से कुछ पॉइंट पूरे होते हैं और दो और वर्ड हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। एक मिलता है आपको देखने को उत्प्रेरक वर्धक, और एक मिलता है आपको देखने को उत्प्रेरक विष। ये दो शब्द मिलने देखने को मिलते हैं आपको, वर्धक और विष। इनकी परिभाषा समझ लो क्या है। देखो एक एग्जांपल समझो, कहीं लड़ाई हो रही है, धीरे धीरे मैं गया, मैंने यहां की बात वहां लगाई, वहां की बात वहां लगाई और लड़ाई को तेज करा दिया। मैं हूं यहां पे कैटलिस्ट। मैंने क्या किया? उस वेग को, स्पीड को तेज कर दिया। एक कंडीशन। सेकंड, कहीं लड़ाई बहुत तेज हो रही है, मैं गया, दोनों को शांत किया, लड़ाई कम हो गई, धीमी हो गई। मैं हूं कैटलिस्ट। यहां पे क्या किया मैंने? उसको नेगेटिव अर्थात ऋणात्मक उसको कम किया है। तो पहली कंडीशन में मैं धनात्मक था, सेकंड में क्या हूं? मैं नेगेटिव ऋणात्मक हूं। लेकिन दोनों कंडीशन में मैंने क्या किया? उसके वेग को ज्यादा या कम किया। अब मान लो मैं लड़ाई के बीच में बैठा हूं, लड़ाई को कम करने का प्रयास कर रहा हूं, अगर कहीं ज्यादा हो रही है तो, ठीक है, और मैं कर नहीं पा रहा हूं, मैं भूल गया मेरे टारगेट को। तो एक बंदा मेरे पास भेजा लोगों ने कि इस जाके सर से बोलो लड़ाई को कम करें। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ? मेरे को प्रभावित करने के लिए हमने अलग से कोई दूसरा बंदा भेजा। अगर मान लो कि लड़ाई स्लो हो रही है, मैं बैठा हूं, मैं चाह रहा हूं लड़ाई तेज हो और मैं करा नहीं पा रहा हूं, तो कोई आएगा मुझे बोलेगा कान में कि सर लड़ाई को तेज कराओ, तो मैंने मेरा एक्शन दोबारा से शुरू किया। तो ऐसी कंडीशन में उत्प्रेरक को जागरूक करने के लिए, अर्थात या तो उत्प्रेरक को की क्षमता बढ़ाने के लिए, या इसमें उत्प्रेरक की क्षमता ऐसी करे कि उसकी जो क्रिया है वो धीमी हो जाए। तो उत्प्रेरक को तेज करने के लिए वर्धक काम आते हैं, और कैटलिस्ट को क्या करने के लिए? नष्ट या उसकी क्रिया को धीमा करने के लिए, उसकी क्षमता को थोड़ा कम करने के लिए यहाँ पे आपके क्या उत्प्रेरक विष काम में आते हैं। अरे बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? तो देखो क्रिया का, इनका उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष, ये क्रिया पे सीधा अटैक नहीं करते, ये कैटलिस्ट पर अटैक करते हैं, कैटलिस्ट को प्रभावित करते हैं, और कैटलिस्ट है जो रासायनिक क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो क्या करते हैं ये? इसकी परिभाषा क्या होगी? ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, को बढ़ा देते हैं। कौन? वर्धक। और ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को
क्या कर देते हैं, वो कम कर देते हैं। ये ध्यान रखना है। लो भाई एग्जाम्पल दूं, अरे वापस आगे एग्जाम्पल, N2 प्लस H2 इज इक्वल टू 2NH3। एग्जाम्पल बार बार आ रहे हैं, आप समझो बात को। यहां पे 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी, चल बैलेंस हो गया। यहां पे हमने कौन सा यूज किया था, Fe किया था, आयरन, ये तो किया था ना। अब देखो ये विषमांगी भी है, विषमांगी भी है और ये धनात्मक वाला भी है। अब देखो आपका ये वर्धक भी आ जाएगा। कैसे, सुनो, ये काम कर रहा है इसमें कैटलिस्ट कौन, आयरन। अब आयरन क्या है, हल्का पड़ गया, उसमें क्रियाशीलता कम पड़ गई, ताकत नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसमें MO, इसे बोलते हैं मोलिबिडेनम। MO क्या होता है, MO एक धातु है, इसको कहते हैं मोलिबिडेनम, ये कहते हैं इसको। अब यहां पे जो MO है ये काम करता है आयरन की क्रियाशीलता को बढ़ाने का, इसे कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक। क्या बोलते हैं इसको, अब कहेंगे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं इसको, ये आपको ध्यान रखना है। अरे कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए, वर्धक हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भैया। अच्छा हाँ, इसका और देख लो, SO2 प्लस O2, ये क्रिया बनती है आपकी SO3, 2 और ये 2 बैलेंस हो गया, 3 दूनी 6 और 2 2 2 4 और 6। देखो दोस्तों, सीसा कक्ष विधि ये रही, अगर मैं इन दोनों की क्रिया हो रही है और मैं NO डाल दिया तो कहलाती है लेड चैम्बर विधि, लेड चैम्बर विधि। दोस्त मेरे ध्यान रखना, इस जगह पे किसमें, विषमांगी में भी काम आ सकता है ये। अगर मैं देखो, अगर मैं SO2, अगर SO2 की क्रिया में O2 गैस से कराता हूं तो मुझे प्राप्त वही होगा। लो भैया थोड़ा नीचे करता हूं, अगर मैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया में अगर ऑक्सीजन गैस से कराता हूं तो मुझे प्राप्त होगा वही SO3 प्राप्त होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होगा। यहां पे आप अगर आपने क्या लिया विषमांगी, तब जब यहां पे आप क्या लोगे, ये दोनों गैसें हैं, ये भी गैस है और ये भी गैस है, ये क्या है, ये आपका सॉलिड ठोस है। अब जब मैंने यहां पे अगर NO काम में लिया, NO काम में लिया तो कहेंगे इसको लेड चैम्बर विधि। यहां पे प्लेटिनम काम लिया तो लेड चैम्बर इसको नहीं कहेंगे, आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे गैस ली तो समांगी में आ जाएगा, अगर आप यहां पे प्लेटिनम कैटलिस्ट लिया तो यहां पे आपका वो किस काम आएगा, अब वो काम आएगा आपको विषमांगी जैसे काम आएगा। लेकिन अब ये भी ध्यान रखो, विषमांगी है। अब देखो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, ये रिएक्शन मैं बोल रहा हूं ये आपकी सीसा कक्ष विधि नहीं है, ये वही है जो विषमांगी अभी मैंने बताई आपको। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करता हूं तो ये इसके कारण ये स्पीड बहुत तेजी से होता है, इसकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है, तब कहते हैं इसको, एक बंदा भेजा भाई जा इसको बोल थम जा, ओ थम जा, थम जा भाई, इतना तेज काम मत कर। तो इसकी क्रियाशीलता को नष्ट करने के लिए उसमें डालेंगे उत्प्रेरक विष डालेंगे, और वो कौन सा है, वो आपका है AS2O3, AS2O3, इस आर्सेनिक ऑक्साइड कहेंगे इसको। तो ये क्या है यहां पे ये क्या है, उत्प्रेरक विष है, विष, ये ध्यान रखना है आपको। और ये क्या है, ये आपका उत्प्रेरक है। ऐसे ही ये क्या है, ये आपका क्या है, उत्प्रेरक है। तो मेरे प्यारे छात्रों, उत्प्रेरक विष जो होता है वो कैटलिस्ट उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है या कम करता है, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर क्रियाशीलता बढ़ाई तो कहेंगे उसको उत्प्रेरक वर्धक कहेंगे, अगर कम की तो उसको उत्प्रेरक विष कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। कोई समस्या, तो दोस्तों ये तो था आपका टॉपिक, आपका कैटलिस्ट का और कैटालाइसिस का। यहां से क्वेश्चन बनेंगे, आपको इनको रट के जाना है। रिएक्शन टोटल 4-5 ही है, बस घूम घूम के आती है, समांगी में आएंगी, विषमांगी में जो रिएक्शन समांगी विषमांगी आ रही है वही आपकी घूम घूम के वापस वो धनात्मक में आएंगी, वो ऋणात्मक में भी आएंगी, और वो आपकी सेल्फ स्वतः वाली में भी, और आपका वो एंजाइम वाली में भी आएंगी। एंजाइम वाले रिएक्शंस आपको पाचन तंत्र में पढ़ने को मिलेंगी, आपकी 2 जगह काम आएंगी, एक तो पाचन में काम आएगी और एक उत्प्रेरक के साथ एंजाइम के साथ यहां पे काम आएंगी, ठीक है। एक पॉइंट देख लो, पॉइंट क्या है, एक शब्द देख लो, आपने जो इसके प्रकार पढ़ रहे ना, ये पढ़े हैं क्रियाशीलता के आधार पे, एक्टिविटी क्रियाशीलता के आधार पे आपने इसमें पढ़े हैं।
तो क्रियाशीलता के आधार पे आपके ये कैटलिस्ट के प्रकार हैं। तो दोस्तों फिर दीजिए परमिशन। नमस्कार, जय हिंद।